हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूले के बारे में समझ लिया था कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे डराइव हुआ है ना। तो हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम ही थी बेसिकली वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हल्का सा उसको बस रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आज इसी के ढेर सारे हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ढेर सारे नहीं, पर जितने रिक्वायर्ड है उतने कर लेंगे भाई, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूले में हमने क्या देखा था कि जैसे सपोज अपने पास दो पॉइंट है, एक ए है और बी है। ए के कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा था, जो हमारा डिस्टेंस ए बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक चीज़ पे और मैंने स्ट्रेस किया था क्या, कि यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कुछ यूनिट लिखनी होगी। अगर तो हमें ग्राफ दे रखा होगा तो ग्राफ में तो स्केल लिखा रहता है, वहाँ से हमें यूनिट पता चल जाएगी। पर अगर ना दे रखी हो, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखी हो, तो आप यहाँ पर सिर्फ यूनिट्स लिख देना भाई। क्या लिख दोगे, यूनिट्स लिख दोगे। तो यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अभी इसी को फॉलो अप करते हुए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आज थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की मदद ली है, तो देखते हैं। तो ये भाई ये क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन में क्या कह रही हैं, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो भाई यही पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। तो सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक वर्टेक्स क्या है इसका 5, -2, दूसरा है 6, 4 और तीसरा दे रखा है हमें 7, -2। सपोज जो इसके वर्टिसेस हैं इनका नाम है ए, बी और सी। तो अभी काम अपने को सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमको ए बी, बी सी और ए सी की जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है। यानी कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है। अगर इनमें से कोई भी दो लेंथ इक्वल आ जाए, यानी कि ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो जाए, तो हम बोल देंगे कि आइसोसेलेस है। और अगर नहीं होगी तो बोल देंगे भाई नहीं है, ठीक है। तो यही काम एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी। तो ए बी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस बात का आप मतलब थोड़ा सा समझ सको तो समझो कि x2 माइनस x1 का मतलब क्या है कि दोनों x में कितने का गैप है। अब आप कहोगे सर पहले किसको लेना है, बाद में किसको लेना है। अगर हम इस चीज़ पे ध्यान दें तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का साइन चेंज हो जाता है, पर साइन से आपको मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो अल्टीमेटली चाहे माइनस होगा उसको भी प्लस बना देगा और प्लस होगा तो प्लस रहने देगा। यानी कि x के गैप का स्क्वायर प्लस y के गैप का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वही हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 और 6 है। क्या है, 5 और 6 है। तो गैप कितने का हुआ, 1 का। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और -2 है, 4 है और -2 है। 4 और -2 में कितने का गैप हो गया, 6 का गैप हो गया। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 37। इसी तरीके से अगर आप ए सी का निकालना चाहो तो ए सी क्या क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखो x के बीच में कितने का गैप है, 5 है और 7 है। 5 है और 7 है। तो 5 और 7 2 का गैप, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 दोनों y क्या हैं, सेम है। तो गैप है ही नहीं कुछ भी, तो 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इज 4 और 0 का स्क्वायर इज 0। तो 4 + 0 4 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया। लास्ट में अगर मैं बी सी देखूँ तो बी सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x में कितने का गैप है, 6 है और 7 है। 6 और 7 तो कितने का गैप हुआ, 1 का। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा भाई। और 4 है और -2 है, 4 और 4 है -2 है। 4 और -2 में कितने का गैप हो गया, 6 का। तो यहाँ 6 का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ये किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 36 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेयर, थोड़ी सी इंग्लिश लिख देते हैं, हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। देयरफॉर ए बी सी या फिर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल।
ठीक है। ये ट्राइंगल मैं बस ऐसे बना देता हूँ तो बस वही हो जाएगा ट्राइंगल ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? आइसोसेलेस की स्पेलिंग गलत है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए भाई। तो आइसोसेलेस चेक करना हो, इक्विलेटरल चेक करना हो, इक्विलेटरल होता तो ये हमारा ए बी ए सी और बी सी तीनों इक्वल आते, है ना। अगर स्केलन होता तो तीनों इक्वल अनइक्वल आ जाते, ठीक है। आइसोसेलेस था तो इसके अंदर दो इक्वल आ गए, कौन कौन? ए बी और बी सी। क्लियर? तो आगे चलते हैं भाई, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बता दिया आज की क्लास में हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं। डिटरमाइन इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो लूँ या ना लूँ बस यही सोच रहा हूँ। चलो ले लेता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना अभी डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं तो हम इसे डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला से भी कर सकते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे तो इसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं, पर हार्डेस्ट डिस्टेंस फार्मूला से ही है ये, तो कोई बात नहीं, तभी भी हम ट्राई कर लेते हैं। सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये कोई भी 3 पॉइंट्स दिए और हमें चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई कोलिनियर का ही मतलब पता होना चाहिए। तो कोलिनियर कैसे पॉइंट्स होते हैं? लाइंग ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर यानी कि सेम लाइन, को मतलब एक साथ और लाइन मतलब कि लाइन पे लाई कर रहे हो, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो सपोज हमारे पास ये 3 पॉइंट्स जो भी दिए, एक है 1,5, दूसरा भी है कुछ क्या है 2,3 और तीसरा भी है कुछ -2, -11। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूले से अगर हम इसे कर रहे हैं तो एक बात लास्ट में आपको और बताऊंगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान आप रखना। इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास क्या है, सी है। एक छोटी सी बात मेरे को बताओ, अगर तो ये तीनों पॉइंट्स सीधी एक लाइन में है ना, एक सीधी लाइन में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होगा? ध्यान से समझना, ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के इक्वल होगा अगर ये तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं? तो आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। तो चेक कैसे करें? चेक तो भाई निकाल के कर लो, क्या टेंशन है। ए बी की वैल्यू निकालो, जैसे अभी बताई थी उसी तरीके से, ज़्यादा फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारा? x में जितना गैप है उसका स्क्वायर, y में जितना गैप है उसका स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब समझो, जैसे कि ये 2 पॉइंट्स हैं, x में कितना गैप है, एक 2 है एक 1 है, 2 और 1 में कितना गैप है, 1 का, तो यहाँ लिख लो 1 का स्क्वायर, प्लस 5 है और 3 है, 5 और 3 में कितने का गैप है, 2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये ना मेरे को ये, चलो कोई बात नहीं मिटा देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया। कौन? ए बी। बी सी को चेक करते हैं, तो बी सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एक्स में कितने का गैप है, एक 2 है, एक 2 है और एक -2 है, एक 2 है और एक -2 है, तो कितने का गैप हो गया, 0 से 2 तक 2 का और 0 से -2 तक भी 2 का, तो -2 से 2 तक कितने का गैप हो गया, 4 का गैप हो गया भाई, ठीक है। जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत नंबर लाइन पढ़ी हो 9th क्लास में तो आपको पता होगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अब आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो कितने का गैप हो रहा है, 4 का गैप हो रहा है भैया ना। तो थोड़े से नंबर लाइन भी आपके दिमाग में चलती रहेगी ना, तो आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी मैथ्स में पूरे में ही, कि कौन बड़ा है कौन छोटा नंबर है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे -2 और 2 में कितने का गैप है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर लिख लो, प्लस 3 और -11 में अगेन सेम तरीके से कितने का गैप है, 14 का गैप है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस ये 14 का स्क्वायर इज 196, तो इनको अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 212 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना भाई, 202 एंड 212, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइज करने के लिए ट्राई कर लेते हैं कि इसके अंदर से कुछ अगर बाहर निकल सकता है तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 212 को अगर मैं करूँ तो 2 से करूँ तो 106 आ जाए, फिर अगर 2 से करूँ तो क्या आ जाए, 53 आ जाए, और 53 तो मेरे हिसाब से प्राइम नंबर है भाई। तो इसको अगर लिखना भी चाहूँ तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2√53 ही लिख सकता हूँ, इसके आगे तो मैं नहीं लिख पाऊँगा। कोई बात नहीं, अपनी तरफ से हमने लिख लिया, कुछ हो पाएगा तो कर देंगे, नहीं हो पाया तो नहीं करेंगे। लास्ट में मैंने क्या कहा था, AB प्लस BC किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए।
तो ए सी कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में कितने का गैप है 1 और -2, तो 3 का गैप हो गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 और -11, तो कितने का गैप हो गया इसके अंदर 16 का गैप हो गया भाई, कितने का 5 और -11, एक जगह 5 है और एक तरफ -11 है। ऐसा सोचो कि आपको सपोज 5 रुपये का फ़ायदा हो जाए और आपके दोस्त को 11 रुपये का नुकसान हो जाए, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस क्रिएट हो गया 16 का डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि आप 0 से 5 आगे आ गए और आपका दोस्त 0 से 11 पीछे चला गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया 16 का। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो ये 9 हो गया, 16 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 256 होता है, अगर इनको थोड़ा सा ऐड में कर दूँ तो ये हो जाएगा 265। 265 को भी थोड़ा प्राइम फैक्टराइज करके ट्राई कर लेता हूँ, 53, तो ये तो कुछ हो नहीं पाएगा भाई, 5 पे गया सीधा 53 आ गया, तो इसको तो हम आगे नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना था कि दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तभी हमारा हो पाएगा ये क्या नाम है कोलिनियर, क्योंकि सीधी लाइन है, सीधी सी बात है भाई। अगर सपोज ये 2 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो पूरा का पूरा कितना होगा 6 यूनिट होगा ना, जैसे सपोज 2 मीटर 4 मीटर, तो AC कितना हो गया 6 मीटर हो गया, है ना। पर अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि AB प्लस BC, सबसे पहली बात तो हमसे ऐड ही नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल टू AC, है ना, क्योंकि दिस प्लस दिस कांट बी इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, क्योंकि ये इक्वल नहीं हो रहे तो इसलिए हमारे 3 पॉइंट्स जो हैं ये क्या हैं कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर हो रहे होते तो AB प्लस BC किसके इक्वल हो जाता, AC पूरी लेंथ के इक्वल हो जाता। बात समझ में आ गई भाई। तो थोड़ी सी इंग्लिश यहाँ पे लिख देना कि एज AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, देयरफॉर ABC आर नॉट कोलिनियर। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान आपको क्या रखनी है, थोड़ा सा बस मेरी बात पे आप गौर करना कि क्या आपको ध्यान रखनी है। देखो भाई, अभी जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए थे, ये और ये। अभी मैंने तो अपनी मर्जी से इसी वाले पॉइंट को क्या करा A मान लिया, और इसी को क्या करा B मान लिया, और इसी को क्या करा C मान लिया। पर क्या ज़रूरी है ये सेम ऑर्डर में हो? अगर हम ऑफ कोर्स ग्राफ बना के इनको प्लॉट करते हैं तो हमको ये पता चल जाएंगे किस ऑर्डर में है, और ग्राफ पे प्लॉट करने से तो ऑर्डर क्या कोलिनियर भी पता चल ही जाएंगे अगर सीधी लाइन में आ रहे होंगे तो ग्राफ पे तो हमें प्लॉट करना नहीं है भाई, बिना प्लॉट करे ही हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन के जरिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको नहीं पता कि सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, फिर बीच में ये वाला पॉइंट है, और लास्ट में ये वाला पॉइंट है, ऐसी हमारे पास अभी जानकारी है नहीं। ये तो अभी मैंने अपने मन से सिर्फ इस तरीके से बना दिए थे। ठीक है, तो हो सकता है, क्या हो सकता है, ये वाला पॉइंट पहले आता हो, सपोज B यहाँ आता हो, A यहाँ आता हो और C यहाँ आता हो, फिर उस केस में क्या होगा AB प्लस AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। अभी क्या बोल रहा था, AB प्लस BC AC के इक्वल होगा, तो AB, और दूसरे केस में क्या बोल रहा हूँ, AB प्लस AC BC के इक्वल होगा। अब आप कहोगे भाई ये सही दिमाग खराब कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा बीच में कौन सा बिना बीच में? तो भाई आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो पक्की है ना, जैसे कि अगर सपोज B बीच में है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस छोटा होगा और ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा अगर ये कोलिनियर है। तो अगर A बीच में है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस छोटा होगा और BC का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये चेक करनी है, 3 डिस्टेंस तो निकालोगे ना, तो जो भी 2 छोटे वाले डिस्टेंस हैं, छोटा 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 छोटा, मस्ट बी इक्वल टू जो तीसरा डिस्टेंस है हमारा। ठीक है, बीच में कौन है कौन नहीं है वो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और खुद से आप डिसाइड भी नहीं कर सकते बीच में कौन है। ठीक है, तो बस आप ये देखो कि जो भी 2 छोटे वाले हैं उनका आंसर मस्ट बी इक्वल टू बड़े वाला। यहाँ पे हमारा बाई चांस तुक्का सेट हो गया था कि B ही बीच में था। बीच में क्या था, ये तो खैर कोलिनियर ही नहीं निकले, पर छोटे यही दोनों थे, √5 और स्क्वायर रूट ऑफ 212, ये दोनों छोटे थे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 265 से। तो यहाँ पे हमने AB प्लस BC AC के इक्वल चेक करा, हालांकि वो इक्वल नहीं निकला। तो बात समझ रहे हो, ये कॉमन एरर है कि हम हमेशा इसको A, इसको B और इसको C मान लेते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप क्या ध्यान रखो, 2 छोटे वाले का सम मस्ट बी इक्वल टू बड़े वाले का सम।
ठीक है। तो क्योंकि डिस्टेंस तो 3 निकालनी है, एक इसका, एक इसका और एक इसका और इसका, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। इसी सेम क्वेश्चन को अभी जब हम ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो उस हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। फाइंड द रिलेशन, अच्छा ये तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये ले लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये वही सही सवाल है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिख जाएंगे, ठीक है। अब जब भी ये दे रखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, इसका मतलब ये ऑर्डर में ही दे रखे हैं, यानी कि सबसे पहले ये आएगा, फिर ये और फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आता है कि चेक करो कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके अंदर आपको 6 डिस्टेंस निकालने पड़ते हैं। कौन से 6, मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके फिर से बताता हूँ। देखो भाई, सपोज़ ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ज़रूरी नहीं है पैरेललोग्राम हो, मैं जस्ट ऐसे ही अभी बना रहा हूँ दिखाने के लिए। इसका नाम सपोज़ ABC है, ABCD है, ठीक है। चौथा तो होगा ना भाई पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल है तो मार्क कर लेते हैं क्या क्या है पॉइंट। -1, -2, 1, 0, फिर -1, -2 और फिर लास्ट में है -3, 0। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप अपने पॉइंट्स लिख रहे हो तो हमेशा उसे साइक्लिक ऑर्डर में आपको लिखना होता है, A, B, C एंड D। यहाँ से भी शुरू कर सकते हो आप A, B, C एंड D, मतलब हमेशा घूमते हुए आपको लिखना है, ऐसा नहीं लिख सकते A, B, C, D, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये बात शायद आपको पहले से भी पता होगी। अब यहाँ पे मैं कह रहा था 6 डिस्टेंस निकालने हैं, तो वो कौन से 6 डिस्टेंस हैं। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा भाई AB, 4 तो साइड ही हो गई, फिर आपको निकालना पड़ेगा BC, देन CD एंड देन आपको DA भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 तो साइड हो गई, 4 साइड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं। देखो भाई लास्ट क्लास में बताया था, फिर रिवाइज करा रहा हूँ। अगर सपोज हमारी चारों साइड इक्वल आ जाए तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, स्क्वायर या फिर रोम्बस भी हो सकता है। तो इन दोनों में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर तो देखो चारों साइड इक्वल आ जाए और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हम उस फिगर को क्या बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। पर अगर हमारे चारों साइड तो इक्वल आए पर डायगोनल इक्वल ना आए, देखो खुद देखो रोम्बस कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है थोड़ा। अब ये वाला डायगोनल एक देखो और एक ये देखो, आपको ऑफ कोर्स ये वाला थोड़ा बड़ा टाइप दिख रहा होगा, है ना। तो जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो आपस में बराबर नहीं होते। बात समझ में आ गई भाई। तो डायगोनल्स रोम्बस के आपस में बराबर नहीं होंगे, चारों साइड बराबर होंगी। तो चारों साइड बराबर, अगर डायगोनल भी बराबर तो स्क्वायर, चारों साइड बराबर, अगर डायगोनल बराबर नहीं तो रोम्बस। आगे समझो, अगर सिर्फ अपोजिट साइड बराबर, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है तो हमारी फिगर कैसे हो जाती है, क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाता है, या तो पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी सेम डायगोनल से हम डिसाइड करेंगे। अगर तो डायगोनल इक्वल आ जाएं तो पहले क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था जब चारों साइड इक्वल थी, अब की बार क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। और अगर तो अपोजिट साइड इक्वल हैं पर डायगोनल इक्वल नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 4 साइड तो हमको ये निकालनी है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, और ये वाला कलर ले लेते हैं यार, ये वाला कलर बुरा मान जाएगा, कहेगा भाई मेरे से तो कभी आप यूज़ लेते ही नहीं हो। तो AC निकाल लेते हैं, एक डायगोनल, और दूसरा डायगोनल का नाम क्या है, BD। तो ये हमें 6 लेंथ्स निकालनी होती है और इसके बेसिस पे ही हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है। बता दिया मैंने आपको किस हिसाब से करते हैं, और लास्ट क्लास में लिखवा भी दिया था। तो एक बार देखते हैं AB की लेंथ कितनी है। AB, तो सबसे पहले x2 - x1 करेंगे, x के बीच में कितने का गैप है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिख लो भाई साहब। फिर -2 और 0, y के बीच में कितने का गैप है, अगेन 2 का, तो यहाँ पे भी लिख लो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, √4 + 4 विच इज़ इक्वल टू √8 हो गया। अगर BC देखें तो ये किसके इक्वल होगा, x के बीच में गैप देखो, एक 1 है और एक -1 है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस y के बीच में देखो एक 0 है और एक 2 है, अगेन 0 और 2 में भी 2 का गैप होता है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस 4 + 4
तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो गया। फिर आगे CD देखते हैं एक बार। CD में एक -3 है और एक क्या है -1 है। एक -3 है और दूसरा क्या है -1 है। तो सपोज आपको 1 रुपये का नुकसान हुआ, आपके दोस्त को 3 रुपये का नुकसान हुआ, तो दोनों के नुकसान का गैप कितना है 2। ठीक है, तो -3 और -1 के बीच में कितने का गैप है 2 का, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। 0 और 2 अगेन 2 का गैप है, तो मेरे को लगता है भाई इसमें तो चारों साइड इक्वल टाइप निकल रही है, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अगेन 8। 3 तो आई गई, चौथी भी आई जाएगी। तो इसको देख लेते हैं, -1 और -3 यानी कि 2 का गैप, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -2 और 0 अगेन 2 का स्क्वायर। समझ गए भाई? तो ये अगेन हमारे पास हो गया 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो चारों साइड तो हमारी यहाँ से बराबर है, ये बात तो हमें पता चल गई। अब सारी बात आ जाती है डायगोनल पे, तो कोई बात नहीं, डायगोनल को भी निकाल के देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x ये है और x ये है, कोई गैप ही नहीं है, यानी कि -1 है -1 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 है और -2 है, तो कितने का गैप हो रहा है इसमें 4 का, है ना। 2 है +2 और -2, तो 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसके इक्वल हो गया 4 के। लास्ट अंतिम घड़ी बिल्कुल, अब हमें पता चल जाएगा x के बीच में कितने का गैप है 1 और -3। आपको 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, आपके दोस्त को 3 रुपये का नुकसान हुआ, तो कितना गैप दोनों में क्रिएट हो गया 4 का। तो 1 और -3 क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो कोई गैप नहीं है 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और 16 का स्क्वायर क्या हो गया भाई साहब 4 हो गया। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं, क्या देखोगे भाई यहाँ से आप ये देख सकते हो कि जो हमारी चारों साइड्स थी, यहाँ इंग्लिश लिखो, क्या लिखोगे इंग्लिश में, एज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड AC इज इक्वल टू, AC किसके इक्वल है BD के, तो फिर भाई क्या लिख दोगे यहाँ पे, देयरफॉर क्या कार्यक्रम था अपना, देयरफॉर ABCD इज अ, ABCD मत लिखो यार। अब एक चीज़ मेरी समझना कि ABCD लिखने से मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहीं भी ABCD नहीं लिखा इन्होंने, है ना। तो ABCD तो हमने अपने मन से माने थे ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल, जो भी गिवन क्वाड्रिलेटरल था ये क्या है एक स्क्वायर है। ठीक है, तो थोड़ी सी इंग्लिश आप लिख लेना, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। जितनी इंग्लिश लिख सको उतनी इंग्लिश लिख देना पेपर में। और नंबर 2 चीज़, सारे फॉर्मूले लिखना है, यहाँ पे से फॉर्मूले गायब कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक ही फॉर्मूला बार बार नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है कोई इशू नहीं है, इसको ले लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10, ठीक है। तो अच्छा भाई एक चीज़ समझो, जैसे कि हमने क्या समझा है, हमने ये सीखा है कि जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही समझा है। अच्छा जी, तो अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था वो हमें ये दोनों x दे देते थे, ये दोनों y दे देते थे, यहाँ पे हम वैल्यू डाल के और डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देते थे। देखो भाई कोई ज़्यादा डिफरेंस अभी क्रिएट नहीं हो गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला है, ये हमसे बोल रहे हैं कि देखो ये हमें दोनों x दे दिए इन्होंने और एक y भी दे दिया है, ठीक है। y1 y2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन का चेंज आएगा जो कि स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों x दे रखे हैं -2 और 10 और एक y भी दे रखा है -3, एक y गायब है, पर ये डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 10 मिनट्स। तो जो जो बात पता है वो लिख दो भाई, क्या लिखोगे, 10 इज इक्वल टू, डिस्टेंस दे रखा है 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
y2 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे 2 माइनस आ रहे थे, 2 माइनस आ रहे थे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, पर जो y1 है उसकी वैल्यू -3 है, तो y2 माइनस y1 जो है वो -3 है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू, चाहे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो ताकि आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए, तो यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश लिख देना, चलो लिख देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमें क्या मिलता है, 100 इज इक्वल टू, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है 8 और 8 का स्क्वायर लिखा है कितना 64, और यहाँ पे क्या है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट करो, 64 को उस तरफ ले जाओ तो +64, उधर जाके -64, तो 100 माइनस 64 कितना हो गया 36 हो गया, इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर रूट ट्रांसफ़र करो तो y प्लस 3 इज इक्वल टू, प्लस माइनस जब भी रूट ट्रांसफ़र होगा तो साथ में आ जाएगा भाई, इधर रूट ट्रांसफ़र करा तो प्लस माइनस साथ में आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जब स्क्वायर से रूट ट्रांसफ़र होता है तो प्लस माइनस क्यों आ जाता है, a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन जाती है, तो उस हिसाब से आ जाता है, तो वो शायद आपको पता भी होगा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी -3 प्लस -6, तो बेसिकली y की यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगा y इज इक्वल टू -3 प्लस 6, और दूसरी y की वैल्यू क्या आएगी -3 माइनस 6, तो यहाँ पे y आ जाएगा 3 और यहाँ पे y आ जाएगा -9। तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज़ ऐसी हैं, y की दो पॉसिबल वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? तो बस यही इस क्वेश्चन में था कि y की दो ऐसी वैल्यूज़ हो जाएंगी जिसके लिए हमारा क्या हो जाएगा P और Q के बीच में क्या होएगा डिस्टेंस 10 यूनिट्स हो जाएगा। तो यही पूछ रखा था इसके अंदर, और देखते हैं भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ़ Q इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देख लेता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में अभी तो शायद आपको कन्फ्यूजन ना हो, पर जब आप सेक्शन फार्मूला पढ़ लोगे तब आप बहुत ज़्यादा खुद में ही कन्फ्यूज़ होने की कोशिश कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी आपको स्ट्रेस आउट करके थोड़ी सी दो बातों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इफ़ Q इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, Q एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंट है किससे, P से और R से। भाई इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पे, है ना। क्या मतलब होता है बराबर दूरी पे, यानी कि Q जितना P से दूर है उतना ही Q R से भी दूर है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि Q जो है वो एग्जैक्टली P और R के बीच में लाई कर रहा है। Q जो है वो एग्जैक्टली P और R के बीच में लाई कर रहा है। दोनों बातों में अंतर समझो। सपोज P एक पॉइंट ये है, R एक पॉइंट ये है, ठीक है, और Q इज एग्जैक्टली इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स, P और R। अभी भी देखो इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है। पर ये एक सिर्फ स्पेसिफिक केस है, ज़रूरी नहीं है कि ये बात ट्रू हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बात ट्रू हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा पॉइंट Q है वो कहीं यहाँ पे हो और P से जितनी Q की दूरी है उतनी ही P से R की भी दूरी है। अगर वो बोलें Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ P एंड R, फिर आप बिना किसी टेंशन के Q को यहाँ पे बना देना। पर अभी उन्होंने क्या बोला है, Q जो है वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट और मिड पॉइंट में अंतर समझो भाई। इक्वी डिस्टेंट का मतलब बराबर दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पर PQ और QR इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बताई गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कहा गया कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही Q लाई कर रहा है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये दे रखा है थोड़ा सा, तो इधर इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। 0,1, P क्या दे रखा है 5, -3, और R क्या दे रखा है x, 6 दे रखा है भाई साहब,
ठीक है। तो और क्वेश्चन में क्या दिया है, Q इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, यानी कि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में दिया है। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लिख देते हैं एक बार। इसको थोड़ा भाई को साइड में सरका देता हूँ मैं इधर। ये बुरा मान गया क्या, ये क्यों नहीं जा रहा साथ में? कोई बात नहीं, इसको यार ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसको भी उधर की तरफ ही सरका लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, दे रखा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है। तो कोई बात नहीं, जो बोला इन्होंने वही कर देते हैं। पी क्यू का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। वो गैप वाला सिनेरियो भी अगेन आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगेन मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x2 इसको x1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इंग्लिश लिख दो थोड़ी सी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट व्हाट वी गेट। देख लेते हैं क्या मिलता है अपने को। सबसे पहले तो ये रूट हट जाएंगे। 5 माइनस 0 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, और 6 माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25। तो 25 से 25 को उड़ा दूंगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कि प्लस माइनस 4, यानी कि प्लस माइनस 4। दोनों ही सही वैल्यू हैं भाई, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ के लिए ऐसा हो सकता है कि जितना डिस्टेंस p से q का है उतना ही डिस्टेंस q से r का हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये प्लस माइनस कहाँ जादू से ले आता है बार बार ये बंदा, तो उसको थोड़ा सा मैं इलेबरेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा समझाना आसान है और दूसरी बार आ गए। देखो x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 तो लिख सकता हूँ ना इस वाली इक्वेशन को। x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 16 को इधर ले गया ना भाई। तो अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इस हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। अगर इस पूरी इक्वेशन को 0 होना है तो या तो ये 0 होगा यानी x की वैल्यू क्या आएगी 4, या तो ये 0 होगा यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी -4। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल देन बी 0। अगर ये 0 हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता ये है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो अगेन हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसीलिए मैं ऐसे ही फ्री में प्लस माइनस ले आता हूँ, और आप भी ला सकते हो। बार बार ये स्क्वायर वक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, बस बता दिया मैंने आपको ये क्यों आता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसी मिस्टेक करता हो कि इसको लिख देगा x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 और फिर लिख दे अगर इसे 4, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों है ये भी बता देता हूँ। देखो आपने पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर पढ़ा है, हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इक्वेशन है पर स्टिल जो भी कार्यक्रम वहाँ था हेयर ऑल्सो रिमेन्स द सेम। तो अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमारे रूट्स कितने निकलने चाहिए, 2 निकलने चाहिए। तो एक होगा +4, एक हो गया -4। अगर आप सिर्फ 4 निकाल रहे हो तो इटसेल्फ गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, गलत वाली चीज़ को तो ज़िंदगी से दूर कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ये समझ गए भाई। तो इस तरीके के एक आधे ये मुश्किल सवालों में, ठीक है। तो और ये जो हमने क्वाड्रिलेटरल वाला करा था ना, ये तो यार बहुत मोर ऑफन आता ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के थोड़े सवाल आप भी ट्राई करना। एक आधा और ले लेते हैं सवाल, कोई इशू नहीं है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस, सही है, क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। एक चीज़ समझो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले जो पहली क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करके बताया था। क्या बताया था कि जैसे सपोज हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसके अंदर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। जो हमारा वाई एक्सेस है, जो वाई एक्सेस है वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ क्या है नेगेटिव है। एक्स एक्सेस के ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है नेगेटिव है।
इसका मतलब एक्स एक्सेस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेम वे से आप इधर भी देख सकते हो, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, y एक्सेस पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। छोटे बनाने चाहिए मेरे को क्योंकि कोऑर्डिनेट छोटे से दिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सेस। अगर हमें कोई भी पॉइंट x एक्सेस पे फाइंड करना है, सपोज ये पॉइंट है, तो मेरे को इसके अंदर एक बात पहले से पता है, क्या पता है कि ये पॉइंट x, y नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, x, 0 होगा। अगर इसी तरीके से वो कोई पॉइंट y पे लेट करने के लिए बोले, तो हमें पहले से पता है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसको हम 0, y लेट कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको x एक्सिस पे लेट करना हो तो x, 0, y एक्सिस पे करना हो तो 0, y। तो यहाँ पे x एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 0। तो हमने मान लिया लेट द पॉइंट ऑन द x एक्सिस भी x, 0, ठीक है। अब ये पॉइंट दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। कौन से दो पॉइंट से, 2, -5 और -2, 9। अगेन इक्वी डिस्टेंट का मतलब मिड पॉइंट नहीं है भाई, बार बार मैं समझा रहा हूँ। इक्वी डिस्टेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर ये A है और ये B है और ये C है, तो AB जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यार, ये मैं थोड़ा सा समझा रहा था बस। देखो भाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया करो हर चीज़ में। क्यों लिख दिया करो, उनको भी लगेगा ना कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब हमने ही कहा था। अगर उन्होंने ना भी कहा हो तो भी समझ लें, क्या पता कि बंदा कह रहा है कि हमने ही कहा था, तो क्या पता भाई कहा ही हो। तो AB इज़ इक्वल टू AC, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज़ इक्वल टू AC। तो AB को कैसे लिखूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड से स्क्वायर हट जाएंगे। यहाँ पे बचा 2 - x का होल स्क्वायर जो कि होगा a² प्लस b² - 2ab, तो -2ab भाई 4x होगा, गलती हो गई माफ़ी दे दो, इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25। अगर यहाँ पे हम खोलते हैं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहा है भाई, माइनस दिख रहा है फिर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है। तो समझो, अगर -2 - x का होल स्क्वायर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो 2 + x बचेगा, माइनस चला गया तो 2 बन गया, माइनस चला गया तो x बन गया, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर दोनों में माइनस हो ना तो इस तरीके से कर लिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab और 9 का स्क्वायर 81 होता है भाई, ठीक है। x² से x² उड़ाओ, 4 से 4 उड़ाओ, और -4x से 4x उड़ा मत देना गलती से भी, क्योंकि इधर -4x है और इधर +4x है, ठीक है। इज इक्वल टू के आर पार जो एग्जैक्टली सेम वैल्यू होती है उन्हीं को आप काट सकते हो, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट करते हैं इसको, तो इसको इधर ले लेता हूँ और इस भाई को इधर ले लेता हूँ, तो -4x और ये भी इधर जाके -4x इज इक्वल टू 81 - 25, ठीक है भाई। माइनस ऑफ 8x इज इक्वल टू, इनको थोड़ा माइनस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से 56 आ रहा है भाई। तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय -8, ये -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। 7 8 जा 56, ये सबको पता है, तो यहाँ पे से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -7। अब आप वहाँ पे निकाल के आ जाओगे x इज इक्वल टू -7। उन्होंने भाई पूछा आपसे x की वैल्यू क्या है, आप कहोगे भाई पूछा है, भाई कहीं नहीं पूछा। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। क्या पूछा है,
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पूछा है, यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू उन्होंने पूछ रखी है आपसे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आखिर में इंग्लिश में क्या लिखोगे, देयरफॉर -7,0 इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। x इज इक्वल टू -7 निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे करोगे तो आपका आधा आधा नंबर वो काटते रहेंगे हर सवाल में, ठीक है। तो जो पूछा है वही बताओ भाई, ठीक है। ये मत सोचो x निकल गया तो यार ये तो सीधी सी बात है, तो बच्चे को भी पता नहीं, पता भाई बच्चे को नहीं पता, ठीक है। तो लिख के दिखा दो आप एक बार वहाँ पे इंग्लिश में, फिर वो लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट है क्या ये क्वेश्चन, चलो आप कह रहे हो तो लास्ट ले लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, ये तो यार आप खुद ही कर लेना। ये क्या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अरे थोड़ा सा कम हाईटेक है ना हमारे पास ये जुगाड़, थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पर इन दोनों में से कराया कौन सा था मैंने, मैं तो यही भूल गया। चलो ठीक है, ये वाला नहीं कराया था मेरे को जहाँ तक लगता है। तो ये भाई आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करना है, और अगर कर लो तो भाई आंसर बताना मेरे को किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, या फिर किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये है। नहीं हो सकता है ना भाई कुछ भी ना हो, मैंने क्या बताया, अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल होगा, अगर सारी साइड इक्वल हैं तो रोम्बस या अपना स्क्वायर होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, डायगोनल से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ना अपोजिट साइड इक्वल हो, ना अपनी क्या बोलते हैं सारी साइड इक्वल हो, ठीक है। वैसे हालांकि इस तरीके का मिलेगा नहीं, पर फिर भी आप एक बार ट्राई करना, जैसा भी आंसर आए तो मेरे को बताओ भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, और फिर उसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।